नमस्कार दोस्तों। आज इथिक्स का हम 8th लेसन पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है अभिवर्ती यानी एटीट्यूड। और ये टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से हैं। आप मेरे जितने भी लेसन हैं वो इस हिसाब से देखना कि आपके पास सिलेबस इथिक्स का सामने टेबल पर होना चाहिए। और आप जब भी मेरे कोई लेसन देखते हो तो टू दी पॉइंट आप है ना मेरे लेसन को और पॉइंट को देखना कि कहीं मैंने को पॉइंट स्किप तो नहीं किया है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने एक बार ये सिलेबस में पूरा करा देता हूँ, बाद में इथिक्स में कुछ भी टॉपिक बचता है तो आप मुझे बता देना कि ये टॉपिक आपने छोड़ दिया। वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी, मैं बिल्कुल भी एक भी पॉइंट मिस करने वाला नहीं हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो सिलेबस के हिसाब से मैं टू दी पॉइंट अपने लेसन बना रहा हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने आज इथिक्स के नए अपडेटेड नोट शेयर कर दिए हैं। और दोस्तों मेरा विश्वास कीजिए, जब मेरे 126 या 105 इथिक्स में आ सकते हैं, 4 बार मेरे अच्छे मार्क्स इथिक्स में आए हैं, तो आप लोगों के भी आ सकते हैं। और जो ये लेसन मैंने अभी बनाए हैं, हाल ही में जो नोट्स बनाए, ऐसे नोट्स पहले मेरे पास नहीं थे। और एग्जाम में भी आप जान सकते हो कि जब नोट्स अच्छे नहीं है तो हम एग्जाम में भी अच्छा नहीं लिखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब जो नोट्स बनाए हैं उनसे मैंने 50% ही मतलब अच्छी पहले नोट्स बनाए थे या मतलब एग्जाम में लिख के आया था। तो दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जैसे आज ये नोट्स अब अपडेटेड नोट्स हैं, इनको मैं पढ़कर यदि मैं अब मेंस के एग्जाम आने वाले समय में दूंगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपने भी टॉप मार्क्स आएंगे। यानी जैसे इंग्लिश मीडियम में इथिक्स में मार्क्स आते हैं, वैसे ही मार्क्स अपने भी आएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे कि आप ये नोट्स है ना टू दी पॉइंट पढ़िए। एक बार इन नोट्सों को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ लीजिए, लेसन एक बार 2 बार देख लीजिए। फिर देखना, आप कोई भी बुक उठाना मार्केट में, चाहे लेक्सिकन हो कोई भी बुक हो, आपको बुक पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। क्योंकि एक तो बुक इन दिनों में मैंने क्या किया है, जैसे नोट्स बनाए तो नोट्स के दौरान मेरे पास 2-3 बुक रखी हुई थी इथिक्स की, लेक्सिकन हो गई या 2-3 और बुक है जिनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो इन बुक से गुजरने के बाद में पता चला कि ये बुक्स है ना मतलब एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से लिखी नहीं गई है, केवल इनको बेचने के पर्पज से लिखा गया है। इन बुक्स के अंदर मतलब टाइटल तो देते हैं, मतलब टॉपिक देते हैं कि इसमें हम ये पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर इतना मतलब इरेलीवेंट जो डाटा होता है, इतने आंकड़े डाटा मतलब बकवास टाइप का उसमें भर देते हैं। तो दोस्तों विश्वास कीजिए, ये नोट्स बेहतरीन आप लोगों के लिए साबित होने वाले हैं। बस आपको ये काम करना है कि इन पर विश्वास दिखाना है। आप यदि विश्वास दिखाते हो ना तो देख लेना आपको खुद को इतना फ़ायदा मिलेगा। आप इन नोट्सों को पढ़ने के बाद में यूपीएससी के ओल्ड जो पेपर है एक बार उनको अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी अटेम्प्ट लेते हुए। आपको मतलब ये नोट्स इस हिसाब से हैं कि एक तरह से मॉडल आंसर की तरह इनको प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आप कोई भी ये ना इथिक्स की टेस्ट सीरीज मार्केट से उठा के करोगे तो इन नोट्स से पूरा मैटर आपको मिलेगा। साथ में बस एक चीज़ आपको करनी है इसमें, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट। ठीक है, सेकंड एआरसी की जो चौथी रिपोर्ट है, जो शासन में नैतिकता वाली रिपोर्ट, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और मतलब ये आपको गूगल टाइप करना, सेकंड ईयर से रिपोर्ट आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये रिपोर्ट कर लेनी है। यदि मेरे पास समय हुआ आने वाले समय में, यदि मैं इसके नोट्स बनाता हूँ सेकंड ईयर सी के, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर भी लेसन बनाऊंगा। लेकिन अभी मेरी ये कोशिश है कि आप पढ़ो, क्योंकि यार उसके अंदर इतने अच्छे सजेशन दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रॉब्लम जो हमारी एडमिशन से संबंधित प्रॉब्लम है, उसके हर एक के बारे में अच्छे सजेशन वहाँ पे दिए गए हैं। तो वो आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें कर लेते हो, मेरे नोट्स और सेकंड ईयर से रिपोर्ट दोनों मिला लेते हो, तो मेरा ये वादा है कि इथिक्स में आपके टॉप मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। और मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वैसे आप सर्च करना चाहो तो यूपीसी स्टडी विद धर्मेंद्र जाखड़ है। ठीक है, और आज के बाद जैसे ये लेसन है 8th लेसन, इसकी पीडीएफ मैं अब टेलीग्राम पर शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पूरी फाइल एक साथ वहाँ पे सेंड कर दी है और उसी फाइल पर मैं लेसन बनाने वाला हूँ। तो आप मतलब ये कमेंट बॉक्स में मत करना मैसेज कि सर इसका भी पीडीएफ मतलब हमें प्रोवाइड कराओ, वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एकदम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो ना यार, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताया करो ना। मतलब अच्छे आपके सजेशन हो, आपको मतलब चाहिए कुछ और अच्छे सजेशन, बिल्कुल दिया करो। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उन टॉपिक से संबंधित, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताया करो। इसके अलावा आप लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप कहीं मतलब और कहीं चैटिंग का हमें ऑप्शन दीजिए। तो दोस्तों मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, आप केवल वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी मतलब इतना समय इधर उधर जाहिर नहीं कर सकते, हमें डेडिकेटली पढ़ाई करनी होती है। और साथ ही साथ मेरा लक्ष्य है कि मैं भी है ना आप लोगों के साथ में हिंदी माध्यम के लिए एक अच्छा रिजल्ट की ओर मतलब आप लोगों को ले जाऊं, साथ में खुद की भी सफलता सुनिश्चित करूं। तो ठीक है, आप इसके अलावा एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि सर पेपर फेस्ट, पेपर 2 इनके सबके नोट्स सर प्रोवाइड कीजिए। तो मेरा मानना है कि दोस्तों जैसे पेपर फेस्ट है, पेपर फेस्ट के अंदर जैसे स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम के नोट्स कौन बनाता है यार। तो स्पेक्ट्रम के मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, वो उसी के अंदर हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, आप लोगों को बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। दोस्तों मैं सच बताऊं, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कभी पढ़ी नहीं है और नहीं आगे आने वाले समय में पढ़ूंगा। क्योंकि आप यूपीएससी के एक बार पेपर उठा के देखना मेंस का, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है, तो क्यों उसमें टाइम खराब करेंगे। और पढ़ना हो जिसको डर है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, तो कोई भी एक एनसीईआरटी, मेरे हिसाब से कोई ओल्ड एनसीईआरटी एक आती है
अर्जुन देव की एनसीईआरटी वो आप पढ़ सकते हो। बाकी या किसी को छोटा मैटर कोई एक मैटर कोई कोचिंग का मैटर फॉलो कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मतलब 2-3 सालों से नहीं आया, लेकिन फिर भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ना, मतलब केयर होना चाहिए। वैसे मैंने एक बार पढ़ा है पहले, मतलब अपने पहले अटेम्प्ट में थोड़े से कुछ छोटे मोटे नोट्स बना लिए थे, मतलब लेकिन वो शेयर करने वाले जैसे नहीं है। इसके अलावा जैसे ज्योग्राफी है, तो यार ज्योग्राफी का इतना पोर्शन बड़ा है कि यदि मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँ तो 10 रजिस्टर लग जाए, क्योंकि मेरा पहले सब्जेक्ट ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो मैंने वहीं से पढ़ा था, अलग से कोई नोट्स नहीं बनाया। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, आप यदि धैर्य रखते हो तो आने वाले समय में, जैसे मैं अभी इथिक्स के बना रहा हूँ, ठीक है, इथिक्स के बाद में जैसे जो भी टॉपिक मेंस के हिसाब से मैं पढ़ूंगा, उनके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूं। तो आप थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना होगा, ठीक है, कि जैसे जैसे मैं पढ़ता हूं वही नोट्स मैं प्रोवाइड करा सकता हूं। अभी क्योंकि मैं अकेला काम कर रहा हूं ना, कि इस चैनल पर जैसे कोई और मेरे साथ सहयोगी नहीं है, केवल अकेला मुझे काम करना है, अपनी खुद की भी स्टडी करनी है, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर बात है कि आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखोगे ना, तो आपको वो मिलेगा जो मतलब कहीं कुछ नहीं मिला, एकदम फ्री के अंदर मिलेगा। तो ठीक है, आप पढ़ते हैं आगे। जैसे अभिवर्ती क्या होती है, देखो एकदम सिंपल सी समझते हैं। हर एक व्यक्ति का एक एटीट्यूड होता है, जैसे आपका एक एटीट्यूड होता है किसी भी चीज़ के प्रति, ठीक है। जैसे आपकी एक सोच हो सकती है, मतलब एटीट्यूड को हम सोच भी बोल सकते हैं, कि हमारी थिंकिंग क्या है, कि जैसे आप समाज के बारे में क्या सोचते हो, या आप अपने दोस्त के बारे में क्या सोचते हो, कि आपके दोस्त की क्या विशेषताएं हैं, वो अच्छा है या बुरा है, या वो समय पढ़ने पर आपके काम आता है या नहीं आता है। मतलब किसी भी चीज़ घटना के बारे में आपकी कोई सोच डेवलप होती है ना, वो आपकी अभिवर्ती बन जाती है, ठीक है। जैसे सामान्य भाषा में ये परिभाषा हो गई। और आगे हम पढ़ते हैं, जैसे अभिवर्ती एक दी गई परिस्थिति में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा है, ये किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों, विचारों, सामाजिक परिस्थितियों के प्रति एक प्रकार की प्रस्तुति है। देखो बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अभिवर्ती एटीट्यूड या मनोवर्ती का मतलब क्या है, कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान भारत में स्कीम लॉन्च की गई, तो इस स्कीम के तहत गाँव के अंदर टॉयलेट का निर्माण किया गया। तो लोगों की मानसिकता क्या थी, कि मतलब हो सकता है कि उस क्षेत्र के लोगों की मानसिकता ये थी कि टॉयलेट यूज करने से जो वहाँ का भूजल है वो खराब हो सकता है, इसलिए लोग टॉयलेट यूज में नहीं ले रहे थे। उनकी धारणा ये थी, है ना, मनोवृत्ति उनके प्रति ऐसी थी, या मतलब खुले में सोच करना उनको अच्छा लगता था, ऐसी मनोवृत्ति थी। लेकिन कैसे उनकी धारणा में परिवर्तन आया, कि मतलब जो हमारे मतलब सिविल सर्वेंट है या जो भी आसपास के अच्छे लोग हैं, उन्होंने समझाया कि नहीं यार, बाहर खुले में सोच करने से मतलब कई प्रकार की बीमारियां फैलती है, मतलब कई सारी समस्याएं आती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मतलब स्वच्छ भारत अभियान सफल होने के पीछे यही कारण था, कि लोगों की मनोवृत्ति यानी अभिवृत्ति को तोड़ा गया। तो अभिवृत्ति हमारे सिलेबस में क्यों है, एथिक्स के सिलेबस में, क्योंकि जब हम सिविल सर्वेंट बनेंगे तो हमें बहुत सारी मतलब योजनाओं पर काम करना होगा, प्रैक्टिकल रूप से काम करना होगा। तो किस प्रकार हम एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, लोगों की जो नेगेटिविटी है किसी भी चीज़ के प्रति या योजनाओं के प्रति, उनको हम तोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मनोवृत्ति क्या है, आप क्या सोचते हो किसी के बारे में, किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, वही क्या है, आपकी अभिवृत्ति है। और हर एक व्यक्ति का एक एटीट्यूड होता है, मतलब हर एक पर्सनैलिटी जो है ना एटीट्यूड रखता है। आप खुद देख लेना, आपका एक एटीट्यूड होगा, वो एटीट्यूड होगा, वो झलकता है, जैसा आप बोलते हो, जैसा आप व्यवहार करते हो, तो यही क्या है, अभिवृत्ति है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए कि अभिवृत्ति क्या है, ये किस प्रकार काम आ सकती है, तो सिंपल से एक इंट्रोडक्शन में परिभाषा देना, ठीक है। मतलब कुछ लोगों, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट है कि सर अच्छा आंसर कैसे लिखें, ये हमसे होता नहीं है। तो अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अच्छा पढ़ना होगा यार। कि जब आप अच्छा पढ़ लोगे ना, तो आपका माइंड खुद आपको बता देगा कि अच्छा आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है, वो इजीली हो जाता है। लेकिन आप एक बार सिलेबस पूरा कीजिए, आप घबराइए नहीं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। न्यू एस्पिरेंट के साथ ये ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो कोई बात नहीं, सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा, आप मतलब बताना आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ये तो एटीट्यूड हो गया, आपने समझ लिया कि एटीट्यूड क्या है, अभिवृत्ति क्या है, ठीक है। अब है देखो, सामान्य परिभाषा भी हम लिख सकते हैं कि अभिवृत्ति क्या है, व्यक्तियों का एहसास है कि क्या वो सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। व्यवहार है, व्यवहार में जब मन में जो सोच होगी ना, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति व्यवहार करेगा, ठीक है। अपने विचारों को मतलब समझने में सहायता करती है। तो अभिवृत्ति क्या है, एहसास, व्यवहार और विचारों को समझने में सहायता करती है। अभिवृत्ति सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। आप खुद देख लेना, किसी भी चीज़ के बारे में आपकी राय, जैसे हो सकता है कि जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके प्रति आपकी क्या राय हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है, सकारात्मक हो सकती है। कोई मतलब मिठाई है, मिठाई के बारे में आपकी राय अच्छी हो सकती है या मतलब बुरी हो सकती है। कोई मतलब वस्तु, उसके बारे में आपकी चीज़ मतलब कैसे, कुछ भी। कुल मिलाकर बात यह है कि अभिवृत्ति क्या हो सकती है, दोनों इसके रूप हो सकते हैं, ठीक है। फिर अभिवृत्ति को हम देखते हैं। जैसे अभिवृत्ति का देखो, ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम आप अपने आंसर में जरूर बनाना, और मैंने भर भर के मतलब डायग्राम अच्छे बनाए हैं, तो आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अभिवृत्ति क्या हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। सकारात्मक अभिवृत्ति होगी ना, तो आप क्या करोगे, उसके अनुकूल प्रतिक्रिया देने की कोशिश करोगे।
आप उसमें पार्टिसिपेट बनोगे ना, कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान के प्रति आपकी अभिवृत्ति सकारात्मक है ना, तो आप उसमें भागीदारी निभाओगे, लोगों को भी बोलोगे कि यार ऐसा ये सही है, ठीक है। इसके अलावा इसके क्या होंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। और यदि नकारात्मक होगी ना, क्या होगा, मतलब आप उसके प्रति एक नेगेटिव सोच रखोगे, तो वो कहीं ना कहीं आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे, और फिर क्या होगा, उसका परिणाम भी नकारात्मक आएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि उन क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान ज़्यादा सक्सेस हुआ है जहाँ पर लोगों की मतलब या समाज की अभिवृत्ति पॉजिटिव थी, है ना, सकारात्मक अभिवृत्ति थी, किसको लेकर, स्वच्छता को लेकर। और उस समाज में जहाँ पर मतलब इन चीज़ों के प्रति मतलब बोलते हैं ना कि ढिलाई या मतलब ऐसा ही रवैया अपनाया गया, नेगेटिव रवैया, तो वहाँ पर अच्छी प्रगति नहीं हुई। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पर मतलब स्वच्छ भारत अभियान सक्सेस हुआ था, वहाँ के लोगों की खुशहाली खुशहाली हम देख सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि दूसरे पक्ष को लेकर देखें तो वहाँ पर आज भी मतलब खुले में शौच है, बीमारियाँ हैं, या कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, एग्जाम में देने हैं, यही हमारे मतलब आंसर की अप्रोच को अच्छा बनाएंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल हमने दिया, यही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। ये एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसे एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल दिए गए थे, किस प्रकार लोगों की अभिवृत्ति को हमें बदलना है। तो इसका एग्जाम्पल देके बताया गया था कि 2-3 और योजना और भी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, कैसे हमें कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही है उनको कम करना है, बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे प्रमोट करना है, ठीक है, लोगों की धारणा को चेंज करना है। तो वहाँ पर ये टॉपिक काम आने वाला है। और याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि जो सरकारी योजनाएं है ना, उनका एग्जाम्पल ही हमें देना है। सॉरी। और ऐसे एग्जाम्पल डाटा कहाँ मिलते हैं, आप थोड़ा सा डीप स्टडी करोगे ना, जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है। इकोनॉमिक सर्वे तो में तो बहुत अच्छी चीज़ें आती है। अक्सर ये होता है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, समरी पढ़ते हैं, तो समरी के चक्कर में फिर वो अच्छी चीज़ें नहीं मिलती है। इससे अच्छा है कि इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने एग्जाम्पल दिया कि अभिवृत्ति से बदलाव से सकारात्मक से क्या हुआ कि योजना को सफल बनाने में, क्रियान्वयन करने में 100% लक्ष्य की प्राप्ति हुई। और जैसे नेगेटिव जहाँ पर अप्रोच थी, वहाँ पर क्या हुआ, योजना सफल नहीं हो पाई और लोगों को उसका फायदा नहीं हो पाया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो अभिवर्ती परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या कैसे कर सकते हैं, तो एक तो हम कर सकते हैं व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस प्रकार हम लोगों की जो नकारात्मक माइंड सेट है या मनोवृत्ति है, यानी अभिवृत्ति को हम बदल सकते हैं। तो वहाँ पर ये माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक तो व्यवहार परिवर्तन करने के लिए हमें जो भी प्रयास करने चाहिए, कि लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है, कि यदि लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको कोई इंसेंटिव या मतलब कुछ फ़ायदा देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे पंजाब में एक केस स्टडी अप्लाई की गई थी। आप ये केस स्टडी मतलब अपने एग्जाम्पल इथिकल या कहीं भी जीएस के आंसर में ले सकते हो, कि जैसे पंजाब की एक केस स्टडी है। पंजाब में क्या हुआ, हरित क्रांति के बाद में वहाँ पर गेहूं और चावल के अंदर ज़्यादा वाटर यूज में ले जा रहा है, ठीक है। अब देखो समय समय के साथ पानी की यदि मतलब एक तरह से डिमांड बढ़ेगी तो पानी की कमी आएगी। तो पंजाब में क्या है, एक तो जो नलकूप है, नलकूप की सिंचाई के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो नलकूप की सिंचाई के माध्यम से एक तो भूमिगत जल वहाँ पे समस्या संकट बढ़ गया। दूसरी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शायद या तो फ्री है या बहुत ही कम मतलब पैसे पर सप्लाई की जाती है, ठीक है। इसके कारण वो क्या करते हैं, दिन रात अपने नलकूप को चलाए रखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दिन रात नलकूप को चलाएंगे और उसकी वजह से दिन रात वो पानी निकालेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ का भूमिगत जल है उसके सूखने की समस्या आ गई। और भी अन्य समस्याएं जैसे फ्लोराइड की समस्या है या लवणीय जल की समस्या है, ये संकट वहाँ पर देखे गए। तो वहाँ पर एक चीज़ अप्लाई की गई व्यवहार परिवर्तन के लिए, कि पंजाब में मतलब यदि वहाँ के जो किसान हैं पानी बचाते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बचाते हैं, यानी उनके प्रत्येक घर में उन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे उन्होंने यूनिट जैसे वो जो मीटर आता है वो लगाया, और उसमें ये देखा कि पहले वो कितना मतलब विद्युत खपत करते थे और उसके बाद में उन्होंने कितनी खपत कम कर दी है ना। तो जो उन्होंने विद्युत खपत कम की ना, उसके एवज में उनको क्या हुआ, इंसेंटिव दिया गया, यानी उनको पैसा दिया गया। तो उसकी वजह से एक फ़ायदा हुआ कि एक तरफ तो सरकार की जो मतलब सब्सिडी बेस्ड जो बिजली थी उसमें फ़ायदा हुआ, दूसरा वो जल जो मतलब ज़्यादा उपयोग में ले रहे थे नलकूप के माध्यम से, उसमें भी कहीं ना कहीं एक दक्षता को बढ़ावा मिला और जल संरक्षण को बढ़ावा मिला। तो मतलब कहने का मतलब है, ऐसी योजनाओं के एग्जाम्पल आपको देने हैं कि व्यवहार परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो व्यवहार परिवर्तन के लिए एक तो हम कर सकते हैं प्रोत्साहन कर सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं। यदि ये काम नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, दंड देंगे। मतलब हमने डिसाइड कर दिया कि यदि आप अब ऐसा करोगे ना तो आप पर क्या लगेगा, मतलब एक तरह से कोई कर लग सकता है या दंड लग सकता है। इसके अलावा हम इफेक्टिव निगरानी प्रणाली अपना सकते हैं। जैसे जो दिल्ली में वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसका प्रमुख कारण पराली को बताते हैं, ठीक है। तो पराली को जलाने की जो घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए ऐसे प्रयास किए गए। तो पहले उन्होंने इंसेंटिव की बात की कि जैसे पराली जलाई नहीं, उसके बजाय क्या करें, पराली को मतलब जैसे कोई मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, उसके कई उपयोग हो सकते हैं, तो उसके लिए इंसेंटिव की बात की गई। यदि फिर भी वो नहीं मानते तो दंड की बात आई, और दंड से ही नहीं मानते हैं तो लगातार हम निगरानी करेंगे, उसकी किसी भी हालत में उसको मतलब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। और
मतलब जैसे इसमें एक नज सिद्धांत है, नज सिद्धांत भी इकोनॉमिक सर्वे में आया था 2-3 साल, शायद लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में नज थ्योरी थी, है ना। तो नज सिद्धांत क्या होता है? नज सिद्धांत में यही बताया गया है, ये एक मतलब बड़े इकोनॉमिक्स है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, अभी नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। उन्होंने ये नज सिद्धांत बताया है, उसमें बताया कि किस प्रकार हम, है ना, योजनाओं को सफल बना सकते हैं लोगों के व्यवहार परिवर्तन को लेकर। तो उसके अंदर बहुत सारे नज के सिद्धांत बताए गए हैं। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव, यानी किस प्रकार हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के रूप में सामाजिक प्रभाव वाला, देखो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर बड़ा जरूर हो रहा है ना, हो सकता है ये चैप्टर काफी बड़ा हो जाए, मतलब लेकिन बोरिंग नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और एग्जाम ओरिएंटेड होगा, मतलब आपको यहाँ से पढ़ने के बाद में मेरी गारंटी है आप अपने आप में बदलाव महसूस करोगे, खुद की सोच में भी बदलाव महसूस करोगे कि जो आपकी थिंकिंग किन चीज़ों के प्रति नकारात्मक थी। मेरा दोस्तों 3 बार इंटरव्यू देने का अनुभव है, मैंने एक चीज़ महसूस की है, यदि हम कई चीज़ों को लेकर रूढ़िवादी रवैया अपनाते हैं तो हम इंटरव्यू में फंस जाएंगे। याद रखना, आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो अपनी सोच को मतलब एक अच्छे लेवल पर ले जाना है, बहुत ही पॉजिटिव बनना है। यदि आपकी मानसिकता किसी धर्म, वर्ग या महिलाओं के प्रति, या मतलब महिलाओं की पुरुषों के प्रति कोई भी नेगेटिविटी है मन में, तो अपनी इन धारणाओं को निकाल देना दोस्तों। ये सिविल में सक्सेस होना है, क्योंकि वो आपकी आंसर राइटिंग में झलक जाएगी या फिर आपकी इंटरव्यू में झलक जाएगी। तो कहने का मतलब है किस प्रकार हम अभिवृत्ति को अपनी रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लेसन बहुत ही रोचक है एग्जाम के हिसाब से और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो ये हमने बहुत सारे सिद्धांतों की बात की। क्वेश्चन ये आ जाए कि किस प्रकार हम लोगों की अभिवृत्ति में बदलाव ला सकते हैं, तो यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल है, स्वच्छ भारत अभियान का एग्जाम्पल दो, आप पंजाब के जो जल उपयोग वाला ये एग्जाम्पल दो, आप एग्जाम्पल दो पराली वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो मैं बार बार केस स्टडी एग्जाम्पल का बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम किए। मैं अपने निबंध के पेपर में, जीएस के पेपर में, चारों जीएस के पेपर में भर भर के एग्जाम्पल देता हूँ, केस स्टडी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप मेरे मॉडल आंसर में भी देखना, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर बात है अभिवृत्ति परिवर्तन के साधनों की, किस प्रकार हम व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं, ये जितने भी सिद्धांत हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं सोशल इन्फ्लुएंस का, कि किस प्रकार आप लोगों के व्यवहार को चेंज करने के लिए सोशल इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यानी जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में दरवाजा बंद अभियान कौन लेके आता है, या तो अमिताभ बच्चन लेके आते हैं, या विद्या बालन का एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। और जैसे आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी, तो वो भी सोशल इन्फ्लुएंस के लिए थी कि किस प्रकार लोगों की धारणा में हम बदलाव ला सकते हैं। तो चाहे मूवी हो गई, चाहे मतलब हम किसी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या किसी एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सामाजिक प्रभाव के उदाहरण हो सकते हैं। आगे जैसे इसमें है कि अभिवृत्ति और मूल्य क्या है, इसमें तुलना हो सकती है, ठीक है। तो अभिवृत्ति मूल्य क्या है कि अभिवृत्ति की अपेक्षा मूल्य में भावात्मक पक्ष अधिक होता है, यानी फीलिंग्स ज़्यादा होती है, ठीक है। अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होते हैं। जैसे ये होता है कि मूल्य है ना, थोड़ा बदलना उनको मुश्किल होता है, वो एक स्थायी हो जाते हैं। जबकि अभिवृत्ति में, जैसे आप लोगों की कोई अभिवृत्ति थी, मैंने आपको समझाया तो आपकी क्या हो गई, अभिवृत्ति में बदलाव आ गया। लेकिन मूल्य थोड़े स्ट्रोंग होते हैं कि वो थोड़े आपकी गहराई से आपके माइंड और मतलब कंस जो आपकी होती है ना, क्या बोलते हैं, विवेक में ऐसे पेड़ जमा लेते हैं, उनको बदलना मुश्किल होता है, ठीक है। अभिवृत्ति के निर्माण पर मूल्य का निश्चित प्रभाव पड़ता है कि मूल्य क्या होते हैं। जैसे मूल्य का हम चैप्टर पढ़ गए हैं कि मूल्य क्या है, जैसे हम समाज से क्या सीखते हैं, परिवार से क्या सीखते हैं, कि मतलब कैसी हमारी राय बनती है, वो मूल्य। अभिवृत्ति ये होती है कि थोड़ा सा उसमें बदलाव की संभावना रहती है, ठीक है, परंतु मूल्य के विकास पर अभिवृत्ति का खास प्रभाव नहीं पड़ता। यानी इसमें मूल्य बड़े हैं, अभिवृत्ति छोटी है। अभिवृत्ति मुख्य रूप से सकारात्मक व नकारात्मक होती है, ठीक है, इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जबकि मूल्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व नैतिक आदि होते हैं। मूल्य में पहचान अथवा आत्मीकरण की प्रधानता होती है, अभिवृत्ति में नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा तुलनात्मक इसलिए था कि आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि विधि और नियम क्या है, विधि और नैतिकता में क्या संबंध है, मूल्य और नैतिकता में क्या संबंध है, अभिवृत्ति और अभिरुचि में क्या संबंध है, या अभिवृत्ति और मूल्य में क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन आप देखना एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि दोनों को तुलनात्मक यहाँ पे बता पाऊँ। मूल्य का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आप मूल्य का चैप्टर पढ़ते हो, उसके बाद में चैप्टर देखते हो, तो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएगी, बहुत आसान है फिर, ठीक है। आगे जैसे अभिवृत्ति और विश्वास में क्या संबंध है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अभिवृत्ति क्या है, तो ये हमने जान लिया। तो अब आगे है अभिवृत्ति और विश्वास। यहाँ आप देखोगे जैसे तुलनात्मक रूप से हम इनका अध्ययन करने वाले हैं, अभिवृत्ति और विश्वास क्या है। तो अभिवृत्ति हम समझ चुके हैं कि क्या है, एक व्यक्ति की सोच है, ठीक है। तो इसके अलावा विश्वास क्या है, विश्वास में थोड़ा ये होता है कि एक व्यक्ति का किसी के प्रति गहरा विश्वास, जैसे आपका मतलब हो सकता है कि भगवान के प्रति विश्वास है, या मतलब अपने दोस्त के प्रति विश्वास है। तो विश्वास में थोड़ी सी गहराई ज़्यादा होती है, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि विश्वास में हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। और विश्वास थोड़ा अभिवृत्ति से आगे बढ़ गया है, यानी विश्वास को बदलना और मुश्किल होता है, यानी विश्वास व्यापक है अभिवृत्ति से। तो तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, और यू थोड़ा सा हमने ले लिया कि क्या है इसमें अभिवृत्ति और विश्वास में संबंध, और आगे हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ठीक है। विश्वास वस्तुओं और विचारों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति को विश्वास कहते हैं, वस्तुओं और विचारों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति को। यानी देखो अभी हमने बात की ना, हमारा विचार, हमारा विश्वास मतलब किसके प्रति, चाहे वो
कुछ भी हो सकता है, आपका ईश्वर के प्रति हो सकता है, किन्हीं वस्तुओं के प्रति हो सकता है, उसमें थोड़ी सी आपका इमोशनल टचमेंट मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे जैसे इसमें है थोड़ा सा विश्वास अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को दिखाता है, यानी आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी होती है और जिनके आधार पर अभिवृत्ति का निर्माण होता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि विश्वास बेसिक है किसका, अभिवृत्ति का। अभिवृत्ति की अपेक्षा विश्वास का कार्यक्षेत्र अधिक सीमित है होता है और विश्वास में अंधविश्वास की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा विश्वास की तुलना में अभिवृत्ति में परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो ये तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा सीधा इथिक्स में आप देखोगे दो शब्दावली देंगे, उनमें तुलना करवाएगा और उस हिसाब के आंसर को हमें अच्छे एग्जाम्पल के साथ में लिखना होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे अभिवृत्ति की संरचना। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि अभिवृत्ति की संरचना को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो अभिवृत्ति के यहाँ पर हम तीन पक्षों को देखते हैं। सबसे पहले इसका पक्ष है भावात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, जो कि मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ा होता है। एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें क्या होता है कि आपके थॉट प्रोसेस, उसमें विश्वास विचार इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरा होता है व्यवहारात्मक पक्ष, जब आप मतलब व्यवहार करते हो तो किस प्रकार उसमें आपकी अभिवृत्ति झलकती है। ठीक है, इसमें जैसे इसमें क्या आएगा, इसमें एक्शन आएगा, आप क्या कार्य कर रहे हो। इन तीनों के एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि भावात्मक जो पक्ष है उसका एग्जाम्पल है कि अभिवृत्ति का ये कोर होता है, जिसमें क्या होता है किसी व्यक्ति वस्तु घटना के प्रति उत्पन्न भाव, जैसे भय घृणा पसंद प्रेम सहानुभूति करुणा आदि। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे सिगरेट का जो पैकेट होता है, इसमें एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किस प्रकार आपकी किसी भी के प्रति अभिवृत्ति कैसी होगी, उसमें आपका एहसास कैसा होगा, यानी आपका भाव पक्ष क्या होगा। उसमें प्रमुख रूप से हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसमें आएगा कि जैसे हम देखते हैं कि सिगरेट का पैकेट है, उस पर एक चेतावनी लिखी होती है, तो उसको देखते ही कहीं ना कहीं हमारे मन में भय आता है कि इससे कैंसर हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी सिगरेट पीने के प्रति अभिवृत्ति क्या हो जाएगी, मतलब उससे आप दूर चले जाओगे, आपकी एक सकारात्मक अभिवृत्ति आएगी कि ऐसा कार्य मुझे नहीं करना है, नशे की प्रवृत्ति मुझे नहीं करनी है, क्योंकि इससे बीमारियां भी हो सकती है। तो ये इस पक्ष को दिखाता है। दूसरा पक्ष हमने देखा था अभी संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें क्या होता है थोड़ी सी इसमें आपके विचार जो होते हैं ना, इसमें इमोशन के बजाय विचारों की महत्व ज़्यादा होता है। जैसे इसमें ये होता है कि आप ना किसी की चीज़ के बारे में जानना होता है, या आप किसी की परिकल्पना करते हो या कोई मान्यता देते हो, जैसे किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आपकी अभिवृत्ति क्या है। तो इसमें क्या होगा, आप थोड़ा तार्किक रूप से अपने मतलब विचारों को सोच समझ कर फैसला लेने की कोशिश करोगे, और इसमें आपका थोड़ा सा इमोशनल टचमेंट होता है या अटैचमेंट होता है। ठीक है, उसको हम देख सकते हैं आगे। जैसे इसमें यह है कि जो व्यवहारात्मक पक्ष है उसके अंदर क्या होता है, आपका जैसे अभिवृत्ति अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करने की मानसिक प्रतिक्रिया है। जैसे हम प्रैक्टिकल रूप से क्या करते हैं, किस प्रकार हम अपने रिलेशन में या दोस्तों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, तो वो इसके अभिवृत्ति का आपका व्यवहारात्मक पक्ष दिखाएगा। तो कुल मिलाकर तीन इसके पक्ष हो सकते हैं। ये बार बार मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप ऐसे डायग्राम बना के आना वहाँ पे एग्जाम में कि जो अभिवृत्ति है उसके तीन पार्ट है, एक भावनात्मक पक्ष है या भावात्मक पक्ष है, एक संज्ञानात्मक पक्ष है और एक व्यवहारात्मक पक्ष है, और इनका सबका संबंध है। जैसे भावात्मक पक्ष का आपकी फीलिंग, आप क्या सोचते हो उसकी चीज़ के बारे में, ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनता है, अभिवृत्ति बनता है। ठीक है, अभिवृत्ति के एक मतलब आयाम कह सकते हैं इनको। जैसे आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, तो ये सब तीनों मिलकर क्या करते हैं, अभिवृत्ति को पूर्ण रूप देते हैं। आगे जैसे इसमें पढ़ेंगे अभिवृत्ति के कार्य क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या फंक्शन होता है। जैसे यदि हम इसको देखें कि अभिवृत्ति के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, कौन कौन से इसके कार्य हो सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। जैसे उपयोगितावादी या साधनात्मक कार्य, जैसे क्या होता है कि हमें किसी की भी अभिवृत्ति में बदलाव लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, जैसे उसमें क्या कर सकते हैं, इंसेंटिव लाभ और पुरस्कार जैसी व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि उसमें क्या होता है फिर सकारात्मक अभिवृत्ति का जन्म होता है। लोगों की भावनाएं चेंज होने लगती हैं, उनके विश्वास टूटने लगते हैं, उनकी धारणाएं टूटने लगती है। जैसे कई बार करने की प्रकृति और प्रक्रिया, मतलब इसको हम सकारात्मक रूप से कहीं भी लागू कर सकते हैं कि ऐसा किसी भी सोसाइटी पर लागू कर देख सकते हैं, या किसी व्यक्ति की धारणा का बदलाव लाना है वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। और इसमें दूसरा एक पक्ष और है कि ये तो हमने कोशिश की कि पहले मतलब सिंपल रास्ते में आगे बढ़ें कि इंसेंटिव दें या पुरस्कार दें, फिर हम जैसे दंड की व्यवस्था भी कर सकते हैं ताकि मतलब नकारात्मक अभिवृत्ति को छुटकारा दिलाया जा सके। या मतलब जैसे ये होता है कि इसमें कार्य, इसमें इस अभिवृत्ति में देख सकते हैं कि जैसे मुख्य रूप से हम क्या देख सकते हैं कि जिन लोगों की क्या होती है, नकारात्मक अभिवृत्ति होती है, ठीक है, उसको बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मतलब एक तरह से ये कर सकते हैं कि हम उन पर जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई उन पर टैक्स लगा देते हैं, या कोई व्यक्ति होता है जैसे सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका चालान काटा जाता है। तो ऐसे प्रावधान कर सकते हैं। और नकारात्मक अभिवृत्ति में क्या होता है कि हम कार्य को बार बार टालने की प्रकृति रखते हैं। ठीक है, और सकारात्मक जब किसी की अभिवृत्ति होगी ना, उसमें क्या होता है कि
व्यक्ति क्या होता है, जल्दी से मतलब अपनी पूर्व धारणा को तोड़ देता है और नए मूल्य को स्वीकार करता है। तो इनको ऐसे हम समझ सकते हैं। आगे जैसे ज्ञानकारी है, मतलब एक अभी हम पढ़ रहे थे अभिवृत्ति के कार्य कौन से हैं, तो एक तो ये हो कि अभिवृत्ति क्या कार्य करती है, मतलब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपयोगी कार्य करती है या साधनात्मक कार्य करती है। हमने देखा कि अभिवृत्ति सकारात्मक रूप से जिनकी अभिवृत्ति होगी ना, वो क्या करेंगे, अच्छे कार्य, अच्छे मूल्य डेवलप करेंगे अपने आसपास, अच्छे मतलब कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की ओर जाएंगे, लोगों के अच्छे विश्वास बनाएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे। और जहाँ पर नकारात्मक अभिवृत्ति होगी ना, तो वहाँ पर ये होगा कि इनको हम लागू कर सकते हैं कि जैसे हम कहीं तुलना करते हैं कि किसी गवर्नमेंट कार्यालय की तुलना करते हैं, तो वहाँ पर आजकल प्रबंधन की ऐसी समस्या आती है, तो कहीं न कहीं लोगों में नकारात्मक अभिवृत्ति डेवलप हो गई है सिस्टम के प्रति, या खुद सिस्टम में जो कार्य करने वाले लोग हैं उनकी अपने कार्य क्षेत्र को लेकर कहीं न कहीं नकारात्मक अभिवृत्ति है। तो सबसे पहले अभिवृत्ति हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों इसका इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभिवृत्ति का रोल क्या है। तो यहाँ पे एक तो रोल है कि कहीं भी हमें बदलाव लाना है, उपयोगी साबित करना है इसको, तो हम कार्य कर सकते हैं। दूसरा है अभिवृत्ति क्या करती है, ज्ञान नॉलेज कार्य का भी काम करती है। जैसे हम जानते हैं कि यदि हमारी अभिवृत्ति अनुकूल होती है ना, कैसे होगी कि हम जैसे देश दुनिया से जुड़े रहेंगे। यदि आप कहीं घूमना पसंद करते हो या अच्छी किताबें पढ़ना पसंद करते हो या दुनिया की जानकारी रखते हो ना, तो आपकी अभिवृत्ति अपने आप क्या करेगी, एक सकारात्मक अभिवृत्ति आएगी। और आप क्या करते हो, धीरे धीरे जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति बनते हो, और धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज गेन करते हो ना, वैसी वैसी आपकी अभिवृत्ति एक व्यापकता का रूप लेगी, ठीक है ना। तो वो आपको मतलब बहुत ही लाभदायक होगी। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं इसका प्रतिकूल जो देखते हैं कि हम एक क्लोज सोसाइटी को देखते हैं, या कहते हैं ना कि एक कुएं का मेंढक की प्रवृत्ति वाली देखते हैं कहानी, कहावत सुनी होगी। उसमें कहीं न कहीं रूढ़िवादी विचारों की जो बोलते हैं उसकी बारंबारता, या उसमें ज़्यादा वो रूढ़िवादी विचारों को महत्व ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कार्य करना होगा। जैसे एक सोसाइटी का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर हमें कोई योजना को लागू करना है, ठीक है। एक एक सोसाइटी ए है, एक सोसाइटी बी है। एक सोसाइटी बी जो है काफ़ी रूढ़िवादी है ना, कंजर्वेटिव है, और उसके विचार जैसे हम कोई भी आप योजना लागू कर दो, चाहे महिलाओं से संबंधित मतलब यहाँ पे शिक्षा की योजना लागू कर दो, या स्वच्छ भारत अभियान की कोई योजना लागू कर दो, इस क्षेत्र में हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे लोगों की धारणा को तोड़ने के लिए, लोगों की नकारात्मक अभिवृत्ति को बदलने के लिए। लेकिन इस क्षेत्र में आप देखना, जैसे ही योजना लागू होगी ये लोग स्वीकार करेंगे, आइए कि हम आपका स्वागत करते हैं, आप इस योजना को लागू कीजिए, हम तो इंतजार कर रहे थे आपका, ठीक है। ऐसे अनुभव हम अपने एग्जाम्पल के साथ यहाँ बता सकते हैं। दोस्तों ये नोट्स देखो, मैंने कीवर्ड और शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश की है। मैं चाहता तो यहाँ पर बुक की तरह या कोचिंग नोट्स की तरह मैं इसको बोरिंग बना सकता था, इसमें दुनिया भर का ज्ञान डाल सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि हम वो लिखें नोट्सों में जो एग्जाम में आता है, और जल्दी से हम बार बार इनको याद करोगे ना आप, तो आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, और इजीली यहाँ से इतना सीख सकते हो आप। मतलब जैसे ये नोट्स, ये कह सकते हैं कि ये नोट्स आपको है ना मतलब अधिकतम मार्क्स दिला सकते हैं, ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। तीसरा रूढ़िबद्धता। जैसे इसमें क्या होता है, पूर्व अनुमान हम लगाते हैं, तो रूढ़िबद्धता भी एक अभिवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, जिसमें क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, जैसे समाज में जो हमारे आदर्श व्यक्तित्व है, जैसे महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, या जो भी अच्छे विचारक है, या उनके जो महत्व है या कार्य है, उनको हम जल्दी से स्वीकार करते हैं। जब भी हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे हम आप ना एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी पढ़ी, ठीक है। तो बूढ़ी काकी कहानी पढ़ने के बाद में आप लोगों में एक नया मतलब विचार डेवलप होगा। यदि आपकी अभिवृत्ति पहले ऐसी थी कि आप बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख रहे थे, या उनसे प्रेम आपको नहीं था, तो तुरंत आपकी वो कहानी पढ़ने के बाद में आप में एक मतलब भावनात्मक समझ डेवलप होगी, और आपकी अभिवृत्ति है ना बहुत अच्छी हो जाएगी बाद में। जब भी फिर आप अपने दादा दादी नाना नानी के साथ मतलब बात करोगे ना, तो आपको बूढ़ी काकी की जो कहानी के जो गुण है ना, जो नैतिक परिवर्तन है ना, वो आप में भी नजर आएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और आपके जो अच्छे एग्जाम्पल है वो भी दे सकते हो। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैसे नकारात्मक जो अभिवृत्ति होती है ना, या हम कह सकते हैं जो रूढ़िवादियाँ होती हैं, वो कहीं न कहीं क्या होती है, कुंठित अभिवृत्ति का एग्जाम्पल होती है। और हम देखते हैं कि मतलब अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये क्लोज सोसाइटी या जो नए मूल्यों को समावेश नहीं करते हैं, उनसे संबंधित ये होती है। तो यहाँ पर हमें वही बात है, देखो ये टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक ही इसलिए सिलेबस में है कि हमें इस पर आगे जाकर काम करना है कि किस प्रकार हमें लोगों का एटीट्यूड चेंज करना है, यानी जो नेगेटिव माइंड सेट है ना उसको बदलना है, इसलिए ये सिलेबस में रखा गया है। बार बार वही एग्जाम्पल आएंगे, देख अच्छे एग्जाम्पल आएंगे। तो कुल मिलाकर आप देखना यूपीएससी की इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो वो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर अभिव्यक्ति में क्या होता है, अहम रक्षात्मक कार्य होता है, ईगो डिफेंसिव फंक्शन भी कार्य करता है। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि अभिवृत्ति का महत्वपूर्ण कार्य चिंता निराशा द्वंद्व से व्यक्ति की रक्षा करना है। स्वयं की रक्षा हेतु अभिवृत्ति में बदलाव, ठीक है। अभिवृत्ति आपको सिखाती है कि किस प्रकार आप अपनी मतलब जो नकारात्मक अभिवृत्ति है उसमें बदलाव ला सकते हो,
इसके अलावा जैसे आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति हमें हमारे में विकसित करती है। कहीं न कहीं जो अभिव्यक्ति का जो पार्ट है, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी एक बदलाव लाता है। साथ ही साथ हम सोसाइटी में भी बदलाव ला सकते हैं और साथ ही साथ हमारी भावनात्मक जो समझ है उसको भी मजबूत करता है। इसके अलावा अगला जो कार्य है इसका मूल्य अभिव्यंजक यानी वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन स्वयं को समझने और अभिव्यक्त करने में सहायक होता है। व्यक्तिगत मूल्य के अनुकूल अभिवृत्ति में बदलाव होता है। और आगे इसका फंक्शन जो है सामाजिक पहचान कार्य यानी व्यक्ति को सामाजिक तौर पर पहचान दिलाता है और कहीं न कहीं व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी भी बनाता है। ठीक है। तो इसके अलावा यह है कि अभिवृत्ति का विकास व निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो अभिवृत्ति मुख्य रूप से परिवार, समाज, शिक्षण संस्थाओं आदि के द्वारा डेवलप होती है। इसमें दंड और पुरस्कार की भी व्यवस्था हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला था ना पहले कि बात की हमने कि किस प्रकार हम किसी भी योजना को लागू करते हैं तो उसमें इंसेंटिव और दंड की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें साक्षरता और निरक्षरता का भी एक रोल होता है। अनुवांशिक कारक भी होते हैं लेकिन सीमित प्रभाव होता है कि व्यक्ति की जो सोच होती है कहीं न कहीं उनके माता पिता के गुणों से भी वो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसका सीमित प्रभाव है। इसमें सांस्कृतिक कारण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सूचना का प्रभाव, संचार माध्यम, आपके मित्र समूह आदि भी अभिवृत्ति को डेवलप करने में योगदान देते हैं। ये सबसे अहम बिंदु है कि अभिवृत्ति में हम बदलाव कैसे ला सकते हैं। ये हमारा एक अच्छा बिंदु है। यूपीएससी में इससे जुड़ा हुआ इथिक्स में एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि कैसे हम अभिवृत्ति में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है। तो हमें बहुत सारी इसमें अप्रोच के साथ काम करना होगा कि हम जो भी हमारे समाज के नेतृत्व करता है या जो जिनसे लोग प्रेरित होते हैं, जैसे फिल्मकार हो गए, राजनेता हो गए, आदर्श व्यक्तित्व हो गए या कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है या कोई भी जिनसे समाज प्रेरित होता है, तो उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है इसमें। कि जैसे इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान में दरवाज़ा बंद अभियान हो गया या टॉयलेट एक प्रेम कथा की जो मूवी है उनसे भी काफ़ी लोग प्रेरित हुए हैं स्वच्छ भारत अभियान में, मतलब जो खुले में शौच की धारणा लोगों की थी वो छोड़ने में। इसके अलावा ज्ञान कौशल शिक्षा के माध्यम का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। संदेश संचार विज्ञापन आदि का भी बहुत रोल होता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार हम टीवी में देखते हैं या न्यूज़ में देखते हैं या जगह जगह बोर्डिंग होर्डिंग जो होते हैं, बोर्ड के ऊपर ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि इस प्रकार हम योजनाओं को लागू करने के लिए होते हैं कि लोगों की धारणाओं को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पुरस्कार और दंड की भी व्यवस्था हो सकती है। आत्मविश्लेषण भी इसमें हो सकता है कि यदि हमें अब कोई नकारात्मक अभिवृत्ति को बदलना है तो खुद हमारा आत्मविश्लेषण हो सकता है और निरंतर सीखने की प्रक्रिया इसमें हो सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की या समाज की अभिवृत्ति में हमें बदलाव लाना हो। तो इसके अलावा जैसे अभिवृत्ति और व्यवहार में भी संबंध का क्वेश्चन आ सकता है कि अभिवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध है। तो अभिवृत्ति व व्यवहार में जटिल संबंध होता है। उदाहरण के लिए लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन योग व व्यायाम करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। आपको पता है कि आप यदि योग करोगे या खेलोगे ना तो आप बहुत मतलब आप स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका एक मतलब अच्छा विकास हो सकता है, लेकिन फिर भी हम समय नहीं निकालते। हमें पता है कि तो यहाँ पर अभिवृत्ति और व्यवहार में देखो कितना संबंध है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो यहाँ खतनी करने में भी अंतर दिखता है। अभिवृत्ति व व्यवहार में एकरूपता भी होती है। जैसे कभी कभी अभिवृत्ति प्रबल हो या व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के प्रति जागरूक हो, ऐसा भी होता है। तो व्यक्ति का व्यवहार स्वयं द्वारा नियंत्रित व मूल्यांकित भी हो सकता है। यानी जो लोग है ना अभिवृत्ति के प्रति जागरूक होते हैं ना, उन लोगों का व्यवहार में कहीं न कहीं एकरूपता झलकती है। यहाँ पे अभिवृत्ति और व्यवहार एक जैसा दिखता है। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो जिनमें उनकी अभिवृत्ति यानी उनकी सोच और उनकी जो कार्यशैली है, उनका व्यवहार एक जैसा दिखाई देता है। तो व्यक्ति की यह सोच है कि उससे व्यवहार का परिणाम सकारात्मक होगा। तो यदि आपकी सोच है कि आपको योगा करना है या खेलना है तो आप वैसा ही करोगे और आप वैसा ही महसूस करोगे और उसका परिणाम भी सकारात्मक नजर आएगा। इसके अलावा मोरल एटीट्यूड क्या होता है, नैतिक अभिवृत्ति क्या होती है। तो नैतिक अभिवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में दिखती है। नैतिक अभिवृत्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नैतिक निर्णय देना होता है। ठीक है। देखो नैतिक अभिवृत्ति से मतलब ये होता है कि आपकी है ना मतलब महिलाओं के प्रति कैसी सोच है, इन्वायरमेंट के प्रति कैसी सोच है, बुजुर्गों के प्रति कैसी सोच है। मतलब नैतिकता हमें क्या कहती है कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और आपकी अभिवृत्ति फिर नैतिकता के साथ जब मिल जाएगी ना तो आपकी नैतिक अभिवृत्ति बन जाएगी। ठीक है। नैतिक मूल्यों व अभिवृत्ति का विकास परंपरा व संस्कृति के द्वारा भी होता है। नैतिक मूल्य सभी प्राकृतिक मूल्यों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे अच्छाई, पवित्रता, सत्यता, विनम्रता आदि प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। नैतिक मूल्य बुद्धिमत्ता व शक्ति संपन्नता से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि ऐसे डायग्राम बनाना और मनुष्य की प्रमुख नैतिक अभिवृत्तियों को दर्शा सकते हो। जैसे मनुष्य की प्रमुख नैतिक अभिवृत्तियाँ क्या है, श्रद्धा यानी किसी में उनका विश्वास, अच्छाई, विश्वसनीयता, वफादारी, उचित अनुचित, आम बुद्धि, नैतिकता, अंतरात्मा की आवाज़ मतलब आप
अपने विवेक से किस प्रकार अभिवृत्ति को डेवलप करते हो। जवाबदेहिता इसमें प्रमुख होगी, जागरूकता होगी, शुभ अशुभ, सत्यवादिता, परिणाम और गैर परिणामवादी अभिवृत्ति। ऐसे डायग्राम जरूर बनाने हैं दोस्तों, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे है जैसे पॉलिटिकल अभिवृत्ति। देखो राजनीतिक अभिवृत्ति जैसे आपकी क्या हो सकती है, राजनीतिक अभिवृत्ति की किसी भी राजनीतिक दल या मतलब व्यक्ति के प्रति जो भी चुनाव लड़ रहा है उनके प्रति आपकी क्या धारणा हो सकती है, क्या अभिवृत्ति हो सकती है। कोई भी राजनीतिक दल के प्रति आप क्या सोच रखते हो, वो हो सकती है राजनीतिक अभिवृत्ति। इसके अलावा राजनीतिक अभिवृत्ति के अन्य प्रकार भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। जैसे राजनीतिक अभिवृत्ति से तात्पर्य राजनीतिक मुद्दों के प्रति आपकी क्या राय है। ये सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है दोस्तों। ये सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रवाद, राजनीतिक रूढ़िवादी, राजनीतिक उदारवाद, राजनीतिक कट्टरवाद के रूप में लोगों के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रस्तुत होती है। देखो आप किस पार्टी में बिलीव करते हो, किस विचारधारा में आप बिलीव करते हो, वो आपकी राजनीतिक अभिवृत्ति है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि प्रमुख राजनीतिक अभिवृत्तियां क्या होती है। जैसे इसमें एक तो हो गई रेडिकल अतिवादी व्यवस्था में जो कि आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं, एक उदारवादी है जो कि महत्वपूर्ण बदलाव की इच्छा रखते हैं, एक नरमपंथी है जो कि मौजूदा व्यवस्था में कम खामियां देखते हैं, एक रूढ़िवादी परंपरा है जो कि रूढ़ियों संस्कृति को ज़्यादा महत्व देते हैं, एक प्रतिक्रियावादी है जो कि मौजूदा संस्थाओं व आधुनिक मूल्यों को खारिज करते हैं। तो ये प्रमुख राजनीतिक अभिवृत्तियां हैं। ऐसे ही व्यक्ति की मतलब राजनीतिक अभिवृत्तियां हो सकती है, किसी पार्टी के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति आपकी क्या सोच हो सकती है, वही आपकी मुख्य राजनीतिक अभिवृत्तियां हैं। तो राजनीतिक अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया क्या हो सकती है, कैसे राजनीतिक अभिवृत्ति यानी पॉलिटिकल जो एटीट्यूड है वो कैसे बनता है, तो उसके बहुत सारे आयाम हैं। जैसे हम अल्पकालीन देखें तो मीडिया, सिविल समाज, चुनावी मुद्दे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ये भूमिका निभाते हैं अल्पकाल के रूप में। ठीक है, इसके अलावा दीर्घकाल में भूमिका निभाते हैं। जैसे आपके परिवार के अंदर राजनीतिक अभिवृत्ति का क्या स्तर है, कैसी बातें होती है राजनीति को लेकर, समाज का क्या स्तर, आपके आसपास लोग राजनीति को लेकर क्या बातें करते हैं, क्या उनकी सोच होती है। इसके अलावा शिक्षण संस्थान की इसमें भूमिका होती है। इसके अलावा सामाजिक समूह जैसे लिंग आधार पर समूह हो गया, प्रजाति नरजाति समूह हो गया, दबाव समूह हो गए, धर्म हो गए, विशिष्ट क्षेत्र समुदाय आदि हो गए, उनकी राजनीतिक अभिवृत्ति का प्रभाव आप पर भी निश्चित रूप से पड़ता है। आगे जैसे सामाजिक प्रभाव और धारणा और अनुनयन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, सामाजिक प्रभाव यानी किस प्रकार हम समाज पर प्रभाव डाल सकते हैं, यानी जो राजनीतिक अभिवृत्तियां होती हैं ना उनमें बदलाव लाकर हम अच्छी योजनाओं को किस प्रकार लागू कर सकते हैं, या हम समाज से प्रेरित भी हो सकते हैं। जो अच्छे समाज है जो इन दिशाओं में काम करते हैं, तो ये हो गया सोशल इन्फ्लुएंस। दो तरीके से काम करता है, एक तो समाज को हम प्रभाव में लाना है, यानी जो भी हम योजनाएं लागू करते हैं, एक हम समाज से भी क्या सीखते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी राजनीतिक अभिवृत्ति का एक आगे का पार्ट है। और धारणा अनुनयन यानी किस प्रकार आप लोगों की धारणा तोड़ते हो, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। तो सामाजिक प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव एक विशेष जो समाज में किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के व्यवहार, विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकती है। तो मतलब ये बात है कि एक व्यक्ति समाज से सीख सकता है कि मतलब जैसे मैं समाज का भाग हूँ, तो मैं देखता हूँ कि समाज में अन्य लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी उनकी अभिवृत्ति है, तो उनको देखकर मैं सीखता हूँ। जैसे यदि मेरे समाज में नैतिकता का उच्च स्तर होगा तो मैं भी निश्चित रूप से उनको देखकर एक अच्छे नैतिक मूल्य अपने आप में डेवलप करूंगा। और दूसरा है धारणा अनुनयन, ये किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार में परिवर्तन करने की एक मजबूत प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से संचार गतिविधि संचालित होती है। तो ये है कि किस प्रकार आप लोगों की मानसिकता या मनोवृत्ति अभिवृत्ति में बदलाव लाते हैं, उसको बोलते हैं अनुनयन। ये किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास या व्यवहार को परिवर्तन करने की मजबूत प्रक्रिया है। सामाजिक प्रभाव व अनुनयन के मध्य संबंध क्या होता है। सामाजिक प्रभाव व अनुनयन जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, जलवायु परिवर्तन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सामाजिक बुराइयों को सुलझाने के संदर्भ में अहम भूमिका निभाते हैं। देखो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हम सरकारी योजनाओं को लागू करते हैं, तो वहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंस और धारणा को तोड़ना यानी अनुनयन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नकारात्मक अभिवृत्तियों में बदलाव के लिए सामाजिक प्रभाव वह अनुनयन महत्वपूर्ण है, जिसमें मशहूर कलाकारों आदि के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के दौरान विद्या बालन व अमिताभ बच्चन द्वारा दरवाजा बंद अभियान, टॉयलेट एक फ्रेम कथा मूवी के अंदर ऐसा बताया गया है। तो सिविल सेवा में अनुनयन और सामाजिक प्रभाव की उपयोगिता क्या है, तो इससे ये होता है कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है। उदाहरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला आदि में विज्ञापन, संचार, नेतृत्वकर्ता द्वारा सामाजिक प्रभाव व अनुनयन का कार्य किया गया। नैतिक अनुबंधन क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में सेल्फ अभियान, जैसे मतलब नैतिक में खुद की जिम्मेदारी, हम किस प्रकार एक माध्यम बन सकते हैं या एक रोल मॉडल बन सकते हैं कि किस प्रकार हम जो अच्छे मूल्य उनको स्वीकार कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब अभियान चलाए जाते हैं। जैसे इसमें एक ये भी है सेल्फी अभियान, अच्छा है कि अच्छे, तीसरा इसमें पॉइंट है अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिए ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा। जैसे सबसे पहले जैसे इंडिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाओं का मतलब लागू किया गया था, ताकि लोग है ना इंसेंटिव के माध्यम से या प्राइज के माध्यम से उनके साथ जुड़ें। तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कानून और नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि यदि आप नियमों का उल्लंघन करोगे, ठीक है, लास्ट में यही हथियार बचता है कि यार पहले हाथाजोड़ी कर ली, पुरस्कार दे दिया, अच्छी बातें कर ली, तो लास्ट में क्या बचता है, यही बचता है कि यदि आप फिर भी गलतियां करोगे ना, दंड का प्रावधान वहां पे है, राज्य कानून व्यवस्था है।
ठीक है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव व अनुनयन के तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे पॉइंट आने वाले हैं। जैसे ऐसा आप डायग्राम बना सकते हो, ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हो कि जैसे नेतृत्व क्षमता, रोल मॉडल, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, कार्य में अनुशासन व दक्षता, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, नैतिक अनुनयन, आदर्श व्यक्तित्व, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सेवा के लिए दृढ़ संकल्प, कानून, नियम व संविधान। ऐसे दोस्तों बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जिनको आप पैराग्राफ की बजाय है ना ऐसे मतलब फ्लो चार्ट डायग्राम से लिखने की कोशिश करना। ठीक है। इसके अलावा ये भी कर सकते हो अच्छे डायग्राम, जैसे प्रभावी व्यवहार परिवर्तन करना हो तो क्या हो। इसमें एक अच्छा डायग्राम है, ये मैंने सेकेंड आरसी से डायग्राम लिया है। और वर्तमान व नियमों को प्रभावी बनाना, चयन को सरल बनाना। और ऐसा दोस्तों एक बार मतलब सेकेंड आरसी के अलावा इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसे फ्लो चार्ट और डायग्राम आए थे, वहाँ से भी मतलब हम सॉरी देख सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक मानदंडों पर बल देना, परिणामों को प्रकटीकरण करना, लगातार सशक्त बनाना, नुकसान को लाभ में बदलना, संदेशों को मानसिक मॉडल बनाना। ठीक है। तो ये अभिवर्ती का यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था दोस्तों। ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।